आज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के आगे देखिए बेटा, अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार फिर देख लीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये है हमारी अर्थ, मास ले लिया m1। ये है मून, मास ले लिया m2। सेपरेशन इनके बीच में हो गया r। तो ये सिस्टम बन गया। सिस्टम की क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितनी? फॉर्मूला क्या होता है? ठीक। अच्छा, डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन टू ब्रिंग अ मास from infinite to make a system is called gravitational potential energy। अब सुनिए, अगर हम इस U को पहले ऐसे देखो, अगर ये है मास कैपिटल M और ये है स्मॉल m, तो फॉर्मूला क्या आएगा? कैपिटल M स्मॉल m बाय r, यही आएगा। अगर हम इस U को डिवाइड करते हैं स्मॉल m से, याद रखना, U को डिवाइड किससे किया? स्मॉल m। और समझना, ये होता है सोर्स। पहला मास जो आइसोलेट था, अकेला था, वो क्या होता है? सोर्स। और जिसे ब्रिंग किया जाता है, लाया जाता है, वो क्या होता है? टेस्ट मास। ये सोर्स मास है, और जो इनफाइनाइट से लेके आए थे हम, वो क्या होता है? टेस्ट मास। तो अगर U को हम डिवाइड करें किससे? टेस्ट मास से, तो दिस रेशियो इज कॉल्ड V। इस V को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। U क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और V क्या है? कब आता है जी? जब U को डिवाइड किससे करेंगे? टेस्ट मास क्या होता है? जिसको आपने इनफाइनाइट से लाया। ठीक। तो सबसे पहले लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हेडिंग लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसमें लिखिए द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, the ratio of gravitational potential energy of a system and test mass is called क्या कहते हैं रेशियो को?
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब U की वो वैल्यू यहां रखिए। डायग्राम बना लिया है? बना लेना। शैलेंद्र आप देखो बेटा, ये है पहला मास m1, ये है दूसरा मास m2। इसे कहा सोर्स मास, इसे कहा टेस्ट मास। जिसे ब्रिंग करके लाते हैं वो होता है टेस्ट मास। जब सिस्टम बन गया तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस का जी m1 m2 बाय आर। यहां तक क्लियर है शैलेंद्र? अब अगर इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट मास से डिवाइड करते हैं तो इस रेशियो कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, देखिए U की वैल्यू रखी हमने माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m बाय स्मॉल m। ये कैंसिल हो गए तो V आ गया माइनस का जी m बाय आर। देखने में एक फॉर्मूला है लेकिन काफी डिटेल है इसमें। ठीक, तो V आ गया माइनस का जी m बाय आर। अब मेरी बात को गौर से समझ, आप सब में मास है, कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसमें मास ना हो, सभी में मास है। तो आप सभी इवन मैं भी क्या डेवलप कर रखे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कैसे पता? माइनस जी क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम क्या है हम आप सबका मास। आर क्या है हमसे डिस्टेंस। ठीक, तो हम सब ने अपने चारों तरफ क्या डेवलप कर रखा है? क्लियर है ये बात? अब फटाक से बताना। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 50 kg, ये ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पर, डिस्टेंस है 2 मीटर, कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा? तो क्या करोगे? सजा सजाए है, वैल्यू में रखनी, फटाक से रखो, आंसर बताओ। बेटा हो गया? क्या आया आंसर? मुझे तो जी के टर्म में बता दो, मुझे तो जी के टर्म में बता दो। माइनस का 25 जी।
इज इट ओके सबको? अब देखो, अब आप लोग होशियार हो चुके हो, इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है मुझे। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट सी। इसको ए नाम दे रहे हैं, इसको बी। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अभी बता रहे, पहले नोट करो। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट सी। चलो बताओ, अब ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। अभी तक एक मास था, सुनना पहले। एक मास था तो एक पोटेंशियल डेवलप हुआ था। अब कितने मास हैं? तो दो पोटेंशियल डेवलप होंगे। अब की बात, तो V इक्वल क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एट C ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू B। बोलो हाँ या ना। एक पोटेंशियल कौन डेवलप करेगा? C पर निकालना है ना, तो C पर कौन डेवलप करेगा? A। और C पर कौन डेवलप करेगा? B। जितने मास होंगे वो सब पोटेंशियल डेवलप करेंगे। हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब अपना पोटेंशियल डेवलप करेंगे। जितने भी पोटेंशियल होंगे वो सब ऐड हो जाएंगे। समझे बात को? तो फिलहाल दो हैं तो दो पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे। यहां क्या लिखूंगा मैं? माइनस का G, M कितना? R, यहां बाय 2। सॉल्व कर लो। माइनस का 35G आएगा। अब सुनो, देखो, टू masses 10 kg and 5 kg are present 5 meter apart. Are present 5 meter apart. Find gravitational potential at a point find gravitational potential at a point 4 meter from A and 3 meter from B.
Find gravitational potential at a point 4 meter from A and 3 meter from B. डायग्राम आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन आपको बकराया था मैंने। पॉइंट कहां होगा? क्यों? देखना बेटा, यहां देखिए सभी लोग, ए और बी के बीच में गैप है 5 मीटर का। हमें एक ऐसा पॉइंट तलाशना है जो ए से 4 मीटर दूर हो और बी से 3। तो क्या वो उस लाइन पे हो सकता? 4 और 3 हो गया 7, ये है 5। ए से 4 जाओगे तो बी से 1 बचेगा, जबकि बी से कितना चाहिए? 3। तो लाइन पे तो नहीं होगा पॉइंट। पॉइंट कहां जाएगा? लाइन के बाहर। एक साइड से 4 मीटर, दूसरी साइड से, समझ में आई बात? ए से 4 मीटर दूर और बी से 3 मीटर दूर। यहां हमें वोल्टेज और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहां पोटेंशियल कौन कौन डेवलप करेगा? एक साइड से ए, एक साइड से बी। डिस्टेंस क्या लोगे जब ए की बात करोगे तो, और जब बी की बात करोगे तो 3। समझ में आ रही बात? कीजिए। हो गया। नेक्स्ट, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at the centroid find gravitational potential at the centroid in the given figure. Find gravitational potential at centroid in the given figure. ठीक है बेटा,
ये है सेंट्रॉइड। हमें पता करना है कि यहां पोटेंशियल कितना है। तो यहां पोटेंशियल कौन कौन डेवलप करेगा? तीन मास है तो तीन पोटेंशियल आएंगे। तो V इक्वल क्या लिखूंगा मैं? VOA, पोटेंशियल एट O ड्यू टू A, प्लस VOB प्लस VOC। ठीक है। अब VOA माइनस का G, मास कितना? 4 अपॉन में OA, माइनस का G 4 अपॉन में OB, माइनस का G 4 अपॉन में OC। अब मुझे ये बताइए, मैंने आप लोगों को लिखवाई थी ये चीज कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस कितनी होती है? साइड, ये साइड अपॉन √3। आप लोग नोट करिएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस कितनी होती है? साइड बाय रूट। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, distance between centroid and vertex is always side by root। तो अब बताइए, OA कितना होगा? 2 बाय रूट। ठीक है, 2 से 4 सारे कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 6 G √3 अपॉन का को आएगा बेटा। ये √3 तो सारे ऊपर आ जाएंगे, और 2 2 जा 4, तो 2 2 4 2 6, 6G √3। अब G की वैल्यू √3 की वैल्यू 1 पॉइंट, इसका मल्टीप्लाई कर लेना। माइनस लगाए आगे। अच्छा ये मैं तो समझ गई। क्लियर? नेक्स्ट, find gravitational potential at the center of find gravitational potential at the center of given square।
ये रहा डायग्राम। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ गिवन स्क्वायर। अब यहां आपको कौन प्रॉब्लम देगा? वही डिस्टेंस। तो मालूम है साइड बाय रूट टू होती है, फिर ठीक है करो। स्क्वायर में डिस्टेंस होती है सेंटर से वर्टेक्स तक साइड बाय रूट टू। तो बी इक्वल VOA प्लस VOB प्लस VOC प्लस VOD। माइनस का 8G रूट टू। रूट टू की वैल्यू 1.414, रूट टू की वैल्यू 1.414, जी की वैल्यू आपको पता है। भयानक कंफ्यूजन है इसको। वो आपने बता के डायग्नोज भी करेंगे। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, उसका फॉर्मूला होता माइनस का G m1 m2। यहाँ m2 है, कहाँ है? कहाँ है? ओ पे कौन रखा? ओ पे कोई मास रखा? एक मास एक वोल्टेज डेवलप करता है। आया उससे तो उसमें से मास गायब हो गया ना एक। सब एक ही जैसे चलता रहेगा, फिर क्या हो पाया? फिजिक्स सही। क्वेश्चन सेम थे लेकिन अब आंसर सारे चेंज आए। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नहीं, एक मिनट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका खत्म हो गया क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। रुक जाओ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब इसे लिखते हैं ई से। बात को समझना आप पहले, बहुत ध्यान से समझना। ये है सोर्स मास, जिसका मास है m। आइसोलेट है, अकेला है। अब हमने
इनफाइनाइट से एक ब्रिंग कराया मास, तो ये क्या हुआ? इसका मास है स्मॉल है, ठीक। लाके रख दिया कितनी डिस्टेंस पर? आर। इन दोनों के बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या था फॉर्मूला उस फोर्स का? F इक्वल था G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक। अगर इस फोर्स को डिवाइड कर दिया जाए किससे? टेस्ट मास से। अगर फोर्स को डिवाइड किया जाए टेस्ट मास से, then this ratio is called intensity of gravitational field। क्लियर? क्या है कहानी? एक क्या है? सोर्स मास। मान लो ये अर्थ है, तो ये क्या है? सोर्स मास। ये हम है, तो हम क्या है? टेस्ट मास। हम पर अर्थ क्या लगा रही है? इतनी ही फोर्स लगा दी। अब अगर इस फोर्स को डिवाइड कर दिया जाए किससे, तो हमारा काम खत्म हो गया। अब कौन बची? केवल अर्थ, ठीक। तो अर्थ क्या डेवलप किए हुए है? ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी इंटेंसिटी निकल आएगी। कैसे? देखना भी। एफ की जगह क्या लिखूंगा मैं यहां? इनटू में ऑलरेडी क्या चल रहा है? एम। तो ई कुल मिला के क्या आ गया? अब ध्यान से देखो, कौन बचा था मेरे और अर्थ के बीच में? अर्थ का मेरा काम खत्म हो गया था, एम कैंसिल हो गया। तो अर्थ कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लगाएगी? जी एम, मास ऑफ अर्थ अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? द रेशियो ऑफ gravitational force to the test mass is called gravitational field intensity। लिख लीजिए। The ratio of gravitational force of attraction to the test mass is called gravitational field intensity। पूरा काम कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। एक बार और समझ लीजिए। ये है अर्थ, अर्थ का मास है एम। हम अर्थ से कुछ आगे गए,
हमारा मास है m। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमें ये बताना है कि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। यहाँ इंटेंसिटी कुछ और होगी, आगे निकल जाओगे तो इंटेंसिटी कुछ और होगी। वो इंटेंसिटी कैसे पता चलेगी? हम पर लगने वाले फोर्स को डिवाइड करो हमारे मास से, तो आंसर आएगा Gm/r स्क्वायर। अब G मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप लोग भी देख लो। यहां से बेटा E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जितना दूर जाते जाओगे अर्थ से, जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना इंटेंसिटी कम होती है। यही है इसका मतलब। क्लियर राशि? इसका नेचर लिखो, एट्रैक्शन। नेचर एट्रैक्शन, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम डायरेक्शन या नेचर की बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, नेचर है इसका एट्रैक्शन, मतलब जो फोर्स का नेचर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट को खींचता है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या करेगी? ऑब्जेक्ट को खींचे। ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स में देखो, ये है पहला मास 10 kg का, ये है दूसरा मास 5 kg का। मैं आपसे कहूं, बताओ ये दोनों मिलकर मिड पॉइंट पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड देंगे? मिड पॉइंट पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड देंगे? तो अब वही पुरानी कहानी लौट के वापस आएगी। यहां देखो बेटा, पहले सभी लोग चलो शुरू से समझो। E at C ड्यू टू A, अच्छा सॉरी, अब हम सीधे सीधे प्लस नहीं कर पाएंगे। पिछले क्वेश्चंस में हम प्लस क्यों कर ले रहे थे? क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं था, वो कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। स्केलर में हम सीधे ऐड करते हैं, लेकिन अब बात किसकी आ गई? वेक्टर। तो अब वही कंसेप्ट फॉलो होगा जो फोर्स वाले न्यूमेरिकल्स में हुआ था। याद है फोर्स वाले न्यूमेरिकल्स में दो फोर्सेस का हमेशा क्या निकलता? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप लोगों ने बेटा ये न्यूमेरिकल्स किए थे? आपने भी किए थे? ठीक, केवल आपको नहीं आए, तो ये कल आपका हो जाएगा। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी का क्वेश्चन हो तो उसमें सीधे सीधे ना एडिशन होता, ना सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन, उसमें हमेशा क्या निकलता है? रिजल्ट। रिजल्ट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब जल्दी से सुनना, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सी ड्यू टू ए, सी पे फील्ड डेवलप कौन कर रहा? ए। कितनी? जी एम बाय आर स्क्वायर। कितना आ गया? 10G। काय का? इसके बाद फील्ड एट सी ड्यू टू बी, कितना आ गया? ये भी काय का? इतना आपको आया नहीं आया? अब मुझे ये बताओ, ए क्या कर रहा? सी पर अपनी साइड फील्ड डेवलप कर रहा, मतलब ये किसकी डायरेक्शन है? ड्यू टू ए। और बी क्या कर रहा? ये अपनी फील्ड डेवलप कर रहा, ये अपनी साइड खींच रहा।
तो अगर मैं यहाँ एक बंदे को खड़ा कर दूं तो उसकी क्या हालत होगी? एक साइड खींचेगा, एक साइड खींचेगा, तो उस पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस कितना 180। कॉस 180 होता है -1 अंडर रूट 10g का स्क्वायर कितना हो गया 5g का स्क्वायर 25g स्क्वायर। इसके बाद माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉस 180 होता है -1। कितना हो गया ये? समझ में आई बात नहीं आई? आया? क्या कैंसिल आउट हुआ? 25 को बाहर निकाला, 5g स्क्वायर को बाहर निकाला, जी एंड में जी की वैल्यू रख देंगे, आंसर है। बस इतना कीजिए, आज मंडे को मिलते हैं। कल 10 बजे। नहीं, वो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए।